कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजरिंग में थर्ड पार्ट। ये क्या हुआ, लाइफ और प्रॉपर्टी का बता दिया। देयर इज नो एनी प्रॉपर्टी इन केस ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट, देयर इज बेटिंग। ये क्या वर्ड बताया, बेटिंग ऑन अदर्स लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। ये सिर्फ एक अर्थ होता है, कौन सा, वेजरिंग। कॉन्ट्रैक्ट में, ये इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनिफाइज द इंश्योर्ड पर्सन अगेंस्ट लॉस। लाइफ इंश्योरेंस को बस छोड़ दो, क्योंकि उस पर्सन को हम कंपेंसेट नहीं करते, लाइफ इंश्योरेंस में नॉमिनी को करते हैं, वो पर्सन तो बचता नहीं है। तो इसलिए क्या हो रहा है, वो नॉमिनी को जब कंपेंसेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को आप छोड़ दो, बाकी सारे इंश्योरेंस में हम जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी को इंडेमनीफाई करते हैं। इंडेमनीफाई का मतलब क्षतिपूर्ति देते हैं, कंपेंसेशन देते हैं अपन किसको, जिसने इंश्योरेंस लिया है। किस बात का, हो सकता है स्टॉक इंश्योरेंस लिया हो, गाड़ी का इंश्योरेंस लिया हो, वॉट। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या हो गई, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ करके हम ये जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हम इंडेमनीफाई करते हैं उस अदर पार्टी को। जबकि लूजर हैज टू पे द फिक्स्ड अमाउंट ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट इन केस ऑफ वेजरिंग। इन्फोर्सिबिलिटी में इट इज वैलिड एंड इन्फोर्सिबल, जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अपन, क्लियर, कोई लॉ का इंपॉर्टेंस उसमें नहीं। कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड एक्चुरियल कैलकुलेशन ऑफ रिस्क। मतलब इन लोग जो कैलकुलेशन करते हैं, जो मैं बार बार प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा हूँ वर्ड प्रोबेबिलिटी, इससे भी ज्यादा टेक्निकल वर्ड है एक्चुरियल। ये एक्चुरियल वैल्यूएशन आप लोग अकाउंट्स में सीखोगे आगे इंटरमीडिएट और फाइनल के लेवल में। ठीक है, मतलब एक्चुरियल का वैल्यूएशन करके वो लोग ये निकालते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है लॉस की, ताकि हमारी कंपनी लॉस में न जाए और हम उतना प्रीमियम आपसे कलेक्ट कर सकें। जैसे मान लो आप हाई रिस्क में डील कर रहे हो, तो हम ज्यादा प्रीमियम चार्ज करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ज्यादा है। क्लियर है ये चीज सबको, ये चीज आप मैथ्स में शायद प्रोबेबिलिटी तो पढ़े होगे अभी ना, अभी भी पढ़ रहे हो, यस, आगे पढ़ोगे ना, तो उस समय आपको ये समझ में आएगा। एक्चुरियल तो अभी नहीं पढ़ोगे, वो बाद में आएगा। बट प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, चांस, गेम ऑफ चांस, कितने चांसेस हैं ऑक्यूरेंस के, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, पॉलिसी डिसाइड करते हैं और प्रीमियम का अमाउंट सेट करते हैं, बड़ा अमाउंट लेते हैं यदि ज्यादा रिस्क रहा तो। ठीक है, एंड नो सच लॉजिकल कैलकुलेशन, ये बैटिंग वगैरह में कोई लॉजिकल नहीं है यार, जितनी कैपेसिटी लोगों की बैटिंग में लगा देते हैं पैसे, खत्म हो जाता है खेल। तो इसलिए ये सब चीज क्या है, वॉइड होता है। दे आर बेनिफिशियल टू द सोसाइटी, जबकि वो क्या है, अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ दिस, इंजूरियस वर्ड बोल देना चाहिए वेजरिंग में, इंजूरियस है ये। क्योंकि देखो सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लाइफ में आप लोग के काम आना चाहिए वो ये है, देखो जरूरी नहीं कि मैं एकेडमिक ही चीजें आप लोग को सिखाऊं, कई चीजें नॉर्मल लेवल पे अपने को, अपने बिहेवियर लेवल पे भी अपने को आना चाहिए, क्योंकि अब आप डिफरेंस होने जा रहे हो, डिफरेंस क्रिएट होगा। आप लोग अब घर जाओगे अभी, जैसे फेस्टिवल में ना, थोड़ा सा घर वालों को आप लोगों में थोड़ा सा डिफरेंस दिखने लगना चाहिए, क्योंकि सोचो ना, हम जैसे कितने सारे प्रोफेशनल्स आप लोग के रोज डेली टच में हैं, 6-8 घंटे आप कंटिन्यूअसली यहाँ पर आ रहे हो और सिर्फ हम लोग को सुन रहे हो, तो थोड़ा तो लाइफ में चेंज आप लोग के एक्सपेक्टेड है, करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, क्या चेंज होना चाहिए, पहला फर्स्ट, लैंग्वेज हो, बिहेवियरल हो, अपना एस्पेक्ट हो, अपना गेस्चर पोस्चर हो, ये सब तो हो गई होगा। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज तो बोले ही मैंने, जैसे एक दो बार, कई बार आप लोगों को बीच बीच में बोला भी कि इसको ऐसा नहीं ऐसे बोलो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, क्या चीज एक इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या, कि अपन हमेशा देखो लाइफ में मस्ती से रहो, खुश होके रहो। ठीक है, किसी और के ऊपर नहीं हंसने का है। कई लोग ऐसे बिहेवियर के होते हैं और ऐसे नेचर के होते हैं कि दूसरों को परेशान करके और दूसरों को चिढ़ा के रुला के फिर हंसते हैं। और कुछ लोग ऐसे नेचर के होते हैं जो दूसरों के साथ हंसना पसंद करते हैं, मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर हंसे अपन, हमेशा किसी के ऊपर हंसना तो अपनी हंसी वेस्टफुल है। लाइफ में हमेशा याद रखना, यदि अपन किसी के साथ में हंसे, मतलब अपन हंस रहे हैं तो अपने साथ में अपने सराउंडिंग वाले लोग भी हंसें, ऐसे मैटर्स पे यदि अपन हंसें तो अपनी हंसी सार्थक है, वो हैप्पी इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। और यदि आप किसी के ऊपर हंसोगे तो वो टीजिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, आप चिढ़ा रहे हो किसी को, वेस्टफुल है वो, मतलब नहीं है, ऐसा नेचर खराब करेगा आपको, बैड इमेज क्रिएट करेगा आपका। ये बात जानते सब हो, हाईलाइट मैं अभी कर रहा हूं तो कम से कम आप लोग को क्या हो जाना चाहिए, वो चीज अब अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब हाँ आगे से अपन ये चीज ध्यान रखें, हम हमेशा हैप्पी इन्वायरमेंट क्रिएट करें, सब लोगों के साथ में मिलजुल के हंस सकें, ऐसा ऐसा माहौल और ऐसी बातें और ऐसी फनी अपन क्या करें, बिहेवियर करें लोगों से। ठीक है, कि हमारे सब सराउंडिंग साथ में हंस सकें, ना कि किसी के ऊपर हंस करके ताकि उसके बाद बाकी लोग अपने अपने पक्ष में जो है उन लोग हंसे, नहीं, किसी को रुला के हंसना नहीं कभी। क्लियर है ये बात सबको, डन। यहाँ पर क्या हो रही है वही चीजें, ये बेटिंग वाली बात क्यों अभी यहाँ पे एग्जांपल में लिया आपको, हमेशा ये बेटिंग में, गैम्बलिंग में, और क्या वर्ड यूज करें, वेजरिंग में, हमेशा अपनी इनकम किसी दूसरे के लॉस पे होती है। चीजें डीप में जाओ, मैं हमेशा हर चीज को ऑब्जर्व करने बोलता हूँ ना, डीप में उस चीज को समझो, है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, हमेशा यहाँ पर कोई एक हारेगा तब आप जीतोगे।
गलत है, यही चीज गलत है। हमेशा किसी और के लॉस पे कभी अपना प्रॉफिट बना के खुश नहीं होना है। क्लियर है? बट हाँ, अपनी हक से अपन ले रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस है, सामने वाले ने पूरा कैलकुलेशन करके रखा हुआ है ना, उसके बाद वो रेडी है ना कि उस टाइप की चीजें बिजनेस करे, तब हम उससे क्या कर रहे हैं, चीजें को ले रहे हैं, मतलब उसमें क्या कर रहे हैं, लॉस कंपेंसेशन ले रहे हैं। तो उस केस में वो हमको जब कंपेंसेट करेगा तो वो रोएगा नहीं, उसको अखरेगा नहीं, वो तो बिजनेस है उसका, उसने प्रोबेबिलिटी निकाल रखा था। तो ऐसे केस में अलाउड है, इसलिए देखो लॉ में भी, मतलब लॉ भी यही बोलता है कि आप क्या करो, किसी और का लॉस करके कभी भी गेन मत करो। इसलिए शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, इन सबको बुरा क्यों बोला जाता है? यहाँ पर जब भी गेन आपको होता है ना, तो किसी ना किसी पर्सन को लॉस हुआ होगा। सोच के देखो, बात समझ में आ रही है? इसलिए हम जैसे लोग शॉर्ट टर्म मार्केट में प्ले करना पसंद नहीं करते। एक बड़ा अमाउंट, ह्यूज पोर्टफोलियो का अमाउंट हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं और भूल जाते हैं, हमको मतलब भी नहीं है अब उस शेयर्स का क्या हो रहा है, क्या है। ये मालूम है कि 10 साल बाद उसका रेट बढ़ेगा, श्योर है। तो जब पैसों की जरूरत पड़ती है तब देखते हैं कि हाँ, इन शेयर्स में कौन से पोर्टफोलियो में कौन सा शेयर निकालना है, निकाल लिए, पैसे निकाल लिए, बस। बात समझ में आ रही है बात? और शॉर्ट टर्म में अपन करेंगे गेन तो क्या होगा, वो हेज, वो होता है क्या, स्पेकुलेशन। वहां पे किसी और के लॉस पे आपको गेन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए एक टेंडेंसी, ये मेरा पर्सनल विजन है, एक ओपिनियन बोल सकता हूं, कि अपन हमेशा लाइफ में ऐसा चलें कि किसी और के नुकसान पे, किसी और के रोने पे अपन ना हंसे, किसी और के लॉस पे अपन प्रॉफिटेबल ना हो, तब लाइफ सार्थक है। वरना क्या है, ये जो लाइफ की कंपटीशन रेस है ना, ये अपन कभी किसी के आगे नहीं होते, ये सर्कुलर होती है। अपन चाहे अपन सबसे ज्यादा रिच क्लास हो जाए, हो पाओगे? कभी नहीं हो पाएगा। और जो सबसे ज्यादा रिच है उसको भी, उससे भी ऊपर कोई ना कोई होगा। सर्कुलर है वो। बात समझ में आ रही है बात? इसलिए अल्टीमेटली हमको जितनी आवश्यकता है, जितना नीड है, उतना हम फेयर फेयर ट्रांजेक्शन से कमाएं, वो ज्यादा अच्छा। अनफेयर कभी भी यूज नहीं होना चाहिए अपने बिजनेस एक्टिविटी में और अपने इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में। अनफेयर मीन्स कभी यूज ना हो। तो अब लॉन्ग लास्टिंग और आपकी जो कमाई है वो क्या होगी, सॉलिड होगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि सिर्फ पैसे ही कमा लेने से लाइफ नहीं बनती है। नाम भी कमाना जरूरी है, रिस्पेक्ट भी कमाना जरूरी है, सब चीजें जरूरी होती है। ठीक है? तो इसलिए एक हैप्पी इन्वायरमेंट भी जरूरी होता है, वरना सिर्फ अपन एक रोबोस्टिक वे में पैसे ही कमा के क्या कर लेंगे। बोलते हैं ना कुछ लोग बहुत सारे आइटम्स में कि ये तो, ये पूरी लाइफ तो किराए की होती है, अपन अपन कुछ लेके थोड़ी नहीं जाते हैं कहीं। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज है, उसको बोलने का बहुत सारा तरीका है, मैं आपको एक सिर्फ क्रक्स बता रहा हूँ उसका। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, चलो। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है, मैंने अभी ये रीजन बताने की कोशिश किया कि ये जो वेजरिंग है वो वॉइड क्यों, ये वेजरिंग वॉइड क्यों होता है, इस रीजन पे मैंने आपको थोड़ा सा सोशल टाइप का जो एक्टिविटी है और सोशल एग्जाम्पल है वो दे करके समझा। बात समझ में आ रही है सबको? ये वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होता है, ये तो लॉ है। क्यों होता है? क्योंकि ये कहीं ना किसी का लॉस करके, ठीक है, इसलिए लॉ में उसको वॉइड रखा गया है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आप बताओ किसमें आए थे अपन? वेजरिंग एग्रीमेंट के इसेंशियल फीचर कर लो सभी। 5 पॉइंट दिए गए हैं इसके। इसेंशियल फीचर क्या क्या होना चाहिए वेजर में? वेजरिंग एग्रीमेंट में दस बी समराइज्ड एज फॉलोज, देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ। कोई ना कोई मनी से इक्विवेलेंट अपन तुलना कर सकें, कंपेयर कर सकें, ऐसा होना चाहिए, या मनी इज वर्थ हो। मनी वर्थ मतलब कोई काइंड भी हो तो उसको मनी में कंसीडर कर पाओ आप, मतलब उसको वैल्यूएट कर पाओ इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ऐसे में तब समझा पाऊंगा आपको जब कोई ऐसा एग्जांपल दूं जिसको टर्म्स ऑफ मनी में वैल्यूएट ना कर पाए अपन। ऐसा एग्जांपल दूंगा तब तो आप समझ पाओगे ना। जैसे ये मोबाइल फोन है, इसको अपन टर्म्स ऑफ मनी में वैल्यूएट कर पाएंगे, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको नहीं कर पाएंगे, जरा वो बताओ। हैप्पीनेस, वेरी गुड। पाप और पुण्य, बात समझ में आ रही है? हेल्थ अपनी, ये सब क्या है, ये अमूल्य है। एक अच्छा लैंग्वेज क्या है? हाँ, फैमिली लाइफ, यस। कोई वैल्यू नहीं है मत बोलो। यस, हाई वैल्यू है, जिसकी वैल्यू डिफाइन, अनडिफाइंड वैल्यू है बोलना चाहिए। इसलिए तो वर्ड सबसे अच्छा अमूल्य। कई बार हिंदी वर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, अनमोल ज्यादा अच्छा वर्ड है ना, अमूल्य से ज्यादा अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं हो। बात समझ में आ रही है ना? मोल का मतलब जिसको अपन मनी वर्थ में कंसीडर नहीं कर पाए, कैलकुलेट ना कर पाए। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए वेजरिंग में, ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसको वैल्यूएट कर पाए। आपकी फ्रेंड नहीं आई, क्या नाम है उसका लास्ट? हाँ, अंशिका, हाँ। पता नहीं, साथ में आए थे ना दोनों आप लोग। आपका नाम क्या है? पूर्वी। नहीं मालूम है आपको? क्यों नहीं?
चले गई होगी घर आराम से, ऑनलाइन भी कोई नहीं दिख रहे हो। हाँ, तो चलो डन। अच्छा दोनों नहीं आए हैं, धमतरी वाली एक और थी ना, अनुष्का थी। हाँ, वो अभी गई है ना, कौन लग रहा है। चलिए, बात समझ में आई क्या सबको यहाँ तक? डन। सेकेंड वाला क्या पार्ट हुआ? द प्रोमिस मस्ट बी कंडीशनल ऑन एन इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। ये किस लिए हो रहा है? ये अपन जितने भी इसेंशियल पढ़ रहे हैं वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वेजरिंग डिक्लेयर करने के लिए पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? वेजरिंग, और वेजरिंग डिक्लेयर होगा तो वो वॉइड है। अपन पॉजिटिव सेंस में नहीं पढ़ रहे हैं ये सब इसेंशियल्स। यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट में इन इसेंशियल्स का यदि समावेश होता है, हाँ, तो क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग होगा, और वेजरिंग है मतलब वॉइड है। निगेटिव सेंस में पढ़ रहे हैं अपन, क्लियर है? सेकंड, द प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल होना चाहिए, मतलब कौन से बेस पे कंडीशन हो? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट, है ना, किसी घटना के घटित होने और नहीं होने पे डिपेंड हो। अपन वेजरिंग शर्त लगाते हैं ना, डिपेंड होता है वो कोई चीज। द इवेंट मस्ट बी अन अनसर्टेन वन। जो इवेंट जिस पे डिपेंड होकर के अपन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो अनसर्टेन हो। यदि पहले से सर्टेन होगा तो शर्त कहाँ हुआ फिर? ठीक है, अनसर्टेन हो। इफ वन ऑफ द पार्टीज हैज द इवेंट इन हिज ओन हैंड, द ट्रांजेक्शन इज नॉट अ वेजर। इसमें एग्जांपल रेन वाला पढ़े थे क्या? रेन, इफ इट रेन्स आई विल पे यू ₹1,00,000, है ना? तो ये रेन होना और नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है, नहीं है ना, तो ये वेजरिंग हुआ, वॉइड हुआ। ठीक। एक ऐसी कंट्री जिसने रेन को अपने हाथों में ले लिया है, यस, क्या क्या टेक्नोलॉजी होती है? यस, यस, बादल क्रिएट नहीं करते, फ्लाइट से बादल पे जाके केमिकल छोड़ते हैं जिससे वो बादल पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन। आजकल हो गया, ये इन्वेंट हो चुका है, ठीक है ना, आजकल ये आर्टिफिशियल रेन क्रिएट हो गया है ना? तो अपन क्योंकि फ्लाइट में जब जाते हैं तो देखते हो ना आप लोग, क्या होता है ऊपर जो है वो बादल जो है वो कई बार फ्लाइट बादल के अंदर चले जाती है, कुछ नहीं दिखता चारों तरफ, फिर वापस जब बादल छट जाते हैं तो नीचे दिखने लगता है अपने को चीजें, है ना? तो ये क्या होता है, वो जो बादल का जो पूरा ग्रुपिंग होती है ना, उस पे वो फ्लाइट से क्या करते हैं, केमिकल छोड़ देते हैं। तो वो जो बादल आखिर है क्या चीज? वो तो उसमें वाटर वाटर पार्टिकल तो होता ही है। नेचुरल वे में जब वो कन्वर्ट होता है पानी में तो नेचुरल बारिश होती है। आर्टिफिशियली उसमें केमिकल छोड़ के पानी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस एरिया में क्या हो जाता है बोलो? बारिश हो जाती है। तो बस ये एक सिंपल सा टेक्निक उनके लिए है, जहाँ पे आर्टिफिशियल रेन का कॉन्सेप्ट आ चुका है, ठीक है? तो ऐसे केस में वो फ्लाइट का जो ओनर है वो आपसे डील करता है कि चलो इफ इट रेन्स विद इन एन आवर देन आई विल पे यू रुपीज दिस। तो क्या ये उनके हाथ में है ना? तो ये बेटिंग हुआ क्या? क्या वेजरिंग हुआ? फ्रॉड नहीं, ये क्या है, ये तो वेजरिंग हुआ ही नहीं। ये इस तरीके से उसको या तो चीटिंग कर दिया, ऐसा बोलेंगे, उसको बोल दिया और जा करके फ्लाइट से क्या कर दिया, केमिकल से वाटर बारिश करवा दिया और पैसे लेके चले गया। हाँ, तो क्या होगा, ये एक तरीके से फ्रॉड होगा क्योंकि उसके हाथ में है, इसको वेजरिंग नहीं बोलोगे आप। ये इवेंट अनसर्टेन भी नहीं है, और ये दोनों पार्टी में से एक पार्टी के हाथ पे कंट्रोल पे है उसके। यस, ये क्या है, चीटिंग है, अनसर्टेन नहीं है। और ये अनसर्टेन होता तब वेजरिंग होता, ये तो सर्टेन था, उसके हाथ में था, उसकी कैपेबिलिटी में था वो काम करना। क्लियर है बात, सबको समझ में आ रही है? तो ये सिंपल सा एग्जांपल। नाउ ईच पार्टी मस्ट स्टैंड टू विन और लूज अंडर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। दोनों ही पार्टी रेडी हैं, या तो मैं जीतूंगा या तो हारूंगा यार। टॉस कराना, टॉस का भी एग्जांपल ना, टॉस, हेड या टेल। an agreement is not a wager, an agreement is not a wager if one party may only win। उस कॉइन में दोनों ही साइड हेड हो, ऐसे होता है कि नहीं होता है, मूवी में देखे हो, है ना? तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे में तो क्या है, जो हेड बोला है उसके चांस विन सर्टेनिटी है, उसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो इस केस में वो उसको वेजरिंग नहीं बोलेंगे अपन, है ना? पार्टी में ओनली विन एंड कैन नॉट बी लूज, और इफ ही में लूज बट कैन नॉट विन, मतलब हमेशा लॉस ही होना है वो भी। और इफ ही कैन नाइदर विन नॉर लॉस, कभी उसमें दोनों ही चीज नहीं होगी, मतलब ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो ऐसे केस में क्या होगा, वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होगा, चांस बराबर होना चाहिए दोनों में, जीतने और हारने का। नो पैटी शुड have a proprietary interest in the event, and the stake must be the only interest which the parties have in the agreement, no interest except winning the bet। मतलब हमको उस पर्टिकुलर बेटिंग में कोई भी दूसरा इंटरेस्ट ना हो, सिर्फ उसमें जीतना और हारना,
ये दो ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके अलावा और कोई भी उद्देश्य ना हो, तब हम उसको बोलेंगे वेजरिंग के कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस लास्ट वाले पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल है कि इसमें है ही नहीं कोई दूसरा पार्ट, दूसरा पक्ष ना हो, सिर्फ एक ही इंटरेस्ट हो, पैसा मिलना या फिर गंवा देना। ठीक है, बेटिंग करते हैं लोग, स्पेकुलेशन करते हैं, गेम ऑफ प्लेइंग कार्ड्स का गेम करते हैं, है ना, ये सब चीज क्या है? वेजरिंग और वॉइड, वॉइड एग्रीमेंट करते हैं, वॉइड। और ये धोखा में भी आता है, इसको लोग चीटिंग करने के लिए भी यूज करते हैं। तो इसलिए जितने भी लोग जो पुलिस होते हैं, इन लोग को जा जाके कई जगह झुंड बना के गेम खेलते रहते हैं ना, ड्राइवर लोग मिल करके सब ये जुआ खेलते रहते हैं, उन लोग को पकड़ लेते हैं वो लोग। क्यों पकड़ लेते हैं? लॉफुली पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है वो काम। क्यों? किसी और को चीटिंग करने बैठते हो आप वहां पर। हाँ, कसिनो। बोलो। बताया था, क्यों बोला था? लॉफुल है नहीं बोलूंगा उसको, वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं है, बस ये है। क्योंकि रीजन क्या है, वहां पर सारी चीजें, टर्म्स कंडीशन और वो सब चीजें सोफिस्टिकेट कर दी गई है। आप जान रहे हो कि आपका क्या है वहां पर। जैसे एक सिंपल वाइन, अब वाइन पीना पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है कि नहीं है? बट फिर भी चल रहा है ना, गवर्नमेंट खुद टैक्स लेकर के बेच रही है ना। डिफरेंस क्या है? सिर्फ उसमें अलर्ट कर दिया गया है कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, साफ साफ बता दिया गया है कि ये क्या है, बोलो, हेल्थ के लिए बहुत बुरा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और उसके बाद फिर लोगों को यदि मान लो करना है तो फिर क्या करते हैं? इंटॉक्सिकेंट करते हैं। वैसे ही कसिनो है, वहां पे बता दिया गया है कि हाई रिस्क है यहाँ पे लॉस होने का चांस, और उसके बाद भी लोगों को मजा आ रहा है लॉस करने में, जाके पैसे देने में और लुटाने में, तो जाते हैं लोग। ठीक है, तो इसलिए वो जो चीज है सोफिस्टिकेटेड, उसको पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं बोलेंगे, लॉफुल भी नहीं बोलेंगे एक्चुअल में, इसलिए तो इंडिया में हर जगह नहीं है, सोचो ना आप। वहीं पर है क्योंकि वहां का थोड़ा सा रूल लिबरल है, इसलिए वहां पर अलाउड है ये सब चीजें। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा अलग से कॉन्टिनेंटल बोलते हैं ना उसको, थोड़ा सा अलग से रूल रेगुलेशन चलता है वहां पर। यदि वो लॉफुल होता और लॉ का सपोर्ट मिला होता तो इंडिया में हर जगह खुल गया होता, है ना, क्योंकि भीड़ तो बहुत रहती है वहाँ। क्या यहाँ के लोग नहीं जाते हैं, जाके देख के आते हैं, तो समझ में आता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो आके यहाँ भी रायपुर में एक आध खोल देते। क्लियर है? नहीं खुलता, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए अपना, कि लॉफुल नहीं है, बट वहाँ पे वहाँ के लॉ में थोड़ा लिबर्टी है, इसलिए पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट की चीजों को भी अलाउ कर दिया गया। चलिए, एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड, पढ़ चुके हो आप? The agreement by way of wager are void and no suit shall be brought for recovering anything. Recovering, मैंने इनसे बेटिंग लगाया था, भाग गया, पैसे ही नहीं दिया, पहुंच गया कोर्ट में, मैं देखो लिखित में बेटिंग किया था, तो कोर्ट इंटरवेन करेगी? हाँ बेटा पैसा दिलाता हूँ आजा। हाँ, बोलो, कोर्ट ये करेगी ऐसा रिप्लाई? नहीं, कोर्ट के पास टाइम नहीं है इन सब केसेस को सुनने का, वो सीधा रिजेक्ट कर देगी, ये जाओ आप बेटिंग लगाओ दूसरे से किसी और से और रिकवरी कर लो, तुम भी भाग जाओ। ठीक है, on the interested to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which any wager मतलब देखो सिंपली एक बात है, जब भी ये सब जो होते रहते हैं ना गेम, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आइडिया नहीं है, बट एक प्रैक्टिकली मैंने देखा भी है कई लोगों को, वो कोई किसी के ऊपर बिलीव नहीं करता कि चलो बाद में दे देना। अपन सेल परचेज के ट्रांजेक्शन में तो ऐसा करते हैं ना कि चलो 30 डेज बाद में दे देना, क्योंकि हमारे पास बिल रहता है, हमको लॉ में सपोर्ट रहता है कि रिकवरी करेगी। मान लो नहीं करोगे, आप नहीं दोगे, तो कोर्ट्स में जाकर हम क्या करेंगे, केस फाइल करके आपसे रिकवरी ले लेंगे। ये कॉन्फिडेंस रहता है, इसलिए तो लोग क्रेडिट में बेचते हैं। ठीक है, बट ये स्पेकुलेशन में सामने रखते हैं, रख पहले पैसे सामने। ठीक है, और हम भी सामने रखें, वो भी सामने पैसे रखे, जो जीतेगा वो उसी समय लेकर के जाएगा, इधर उधर बात का 1 घंटे 1 मिनट बात का भी भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि यदि मान लो नहीं दिए तो हम कोर्ट में जा सकते नहीं, इसलिए हमको भरोसा 1 मिनट का भी नहीं। सामने रखोगे, इंडिपेंडेंट पार्टी रहेगी, उसके बाद में फिर क्या होगा, जो भी पर्सन क्या रहेगा, विन रहेगा, वो उस केस में लेकर के जाएगा, नहीं लॉस होगा तो उसका पैसा चलेगा। जिसके पास पैसे नहीं उसके साथ में गेम नहीं, ऐसा होता है कॉन्सेप्ट, यही सब है ना। तो ये सब जो चीजें होती है इसलिए क्योंकि बात का कोई भरोसा किसी का नहीं। इलस्ट्रेशंस आप लोग पढ़ेंगे, एक आध दो पढ़ लेता हूं मैं, चलो। वेयर ए एंड बी एंटर ऑन एन एग्रीमेंट विच प्रोवाइड्स दैट इफ इंग्लैंड्स क्रिकेट टीम विंस द टेस्ट मैच, ए विल पे बी ₹100। गैम्बलिंग हुआ ना ये, है ना, तो अलाउड थोड़ी ना। एंड इफ इट लूजेस, बी विल पे 100 to A. Nothing can be recovered by the winning party under the agreement, is it being a wager. अब आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि वेजर और बोलो इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। वेजर कंप्लीटली वॉइड, इंश्योरेंस परफेक्टली वैलिड। बात समझ में आ रही है? और रीजन सही समझ में आ गया होगा कि क्यों। ठीक है, वो किसी के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, किसी को लॉस से बचाने के लिए किया जा रहा है, और ये किसी को लॉस करके दूसरे को विन, अनरीजनेबली विन करने के लिए किया जा रहा है।
एक और इंपॉर्टेंट बात, लाइफ में ये चीज ध्यान रखना कि आप लोग बोलोगे आज क्या हो गया सर को, अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ मनी कैन नॉट बी जनरेटेड इन सम इथिकल वेज। किसी भी इथिकल वे में अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी जनरेट नहीं किया जा सकता है। मान लो कोई आपको ऐसे बोलना चाहे कि इस पर्टिकुलर बिजनेस में पैसे लगा लो, ये 50-60% रिटर्न देता है, दूर हो जाना उससे। बात समझ में आ रही है? जैसे कमोडिटी मार्केट है, शेयर मार्केट है, लोग तुरंत पैसा क्विक बनाना चाहते हैं, रातों रात बहुत ज्यादा करोड़पति बनना चाहते हैं, है ना? तो ये चीजें फिजिकली और इथिकली पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल रिटर्न जो होता है किसी भी बिजनेस में वो 10% से 30% मैक्सिमम तक होता है। ये एक्सपीरियंस समझ लो आप मेरा। लॉन्ग लास्टिंग में किसी को रिटर्न जनरेट करना है, बहुत ही अच्छा हाईली सोफिस्टिकेटेड मार्केट है, नया है, इन्वेंटेड है, इनोवेटिव है, तो 30% तक आ सकता है, उससे ऊपर नहीं आएगा। और जहां उससे ऊपर कोई रिटर्न दे रहा है तो वहां कुछ ना कुछ ऐसे ही मीन्स है, कहीं पे या तो विनिंग होगी, या तो कोई स्पेकुलेशन होगा, या तो कोई अनइथिकल वेज होगा, ये हो सकता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मान लो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है और वो कौन बनेगा करोड़पति चले गया, तो वो एक्सेप्शंस बोल सकते हैं अपन, ये मेरे लॉ के। बट नॉर्मल सेंस में किसी भी बिजनेस में ये लॉ चलता है, 10 से 30% तक का रिटर्न रिजनेबल माना जाता है। उससे ज्यादा रिटर्न लेने वाले लोगों का हमेशा हश्र बुरा होता है। कई एग्जांपल्स मेरे, मतलब अनगिनत एग्जांपल्स हैं मेरे क्लाइंट्स लोगों के इसमें, कि सर आपको हमने नहीं बता पाया, सॉरी, आपको हमने क्या किया था नहीं बताया, ये जो 10 लाख रुपीज है ना, मैं किसी एक पर्सन को दिया था, वो मेरे को 2% पर डे का इंटरेस्ट दे रहा था। ऐसे लोगों को फोन में रिप्लाई करना भी उचित नहीं लगता मुझे, क्योंकि रीजन क्या है, 2% पर डे का लालच तुमने एक तो किया, और सामने वाले को लूट लिया उसी दिन से तुम। भाई 2% पर डे मतलब 24% होता है इंटरेस्ट, 24 भी नहीं, 60, 30 डेज का पर मंथ का इंटरेस्ट 60 हो गया। 60% मतलब 100 रुपए आप दिए और 60 रुपए ले लोगे तुम ब्याज का एक महीने का। ऐसे लालच करने वाले लोग जो होते हैं उनका डूबना ही लिखा होता है। तो जब मैं मेरे तरफ से जब अच्छी अच्छी बातें उन लोग सुन लेते हैं ना फोन में, जब कोई ऐसा ऐसा जब कोई भी कोई करता है, तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो क्या रिप्लाई आता है मालूम है? सर एक तो हमको ऐसे ही लॉस हो गया, ऊपर से आप सुना रहे हो। बात समझ में आती है? मतलब अल्टीमेटली ना, ये चीज या तो तुम खुद भी अपना पैसा भी डुबा दिए और सामने वाले को भी ले डूबे यार तुम ऐसे ट्रांजेक्शन को करने से। क्लियर है? और उसके बाद ऐसा कंप्लेन भी आता है ना, मेरे कई क्लाइंट लोग ये भी बोलते हैं कि सर आप सीए हो हमारे, आप हमको ऐसे कुछ रास्ते भी नहीं बताते, और बाकी सब सीए लोग कितना अच्छा अच्छा बताते हैं सबकी, कैसे कैसे मनी जनरेट करें, कैसे वो करें, हमारा पैसा फोकट पड़ा हुआ है 10-12% के ब्याज में, आप कुछ बताते भी नहीं सर ठीक से। तो ऐसे लोगों को यही जवाब देता हूँ, तू फाइल को लेके जा, जो बताएगा तेरे को कितना परसेंट। लॉन्ग लास्टिंग में अपन को किसी को चीट नहीं करना है, तो हमेशा अपने ग्रीड को हमेशा कंट्रोल रखो। लालची प्रवृत्ति हमेशा बुरी होती है। क्लियर हुआ? बात सबको समझ में आ रही है? और इन केस किस कोई एक दो बार गेम ऑफ चांस में किसी का किस्मत अच्छा है, कोई पैसा ज्यादा बना भी लिया, तो वो कभी आगे टिकता नहीं है, वो आगे चल करके फिर से लगाएगा उसमें। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली, आप लोग मच मोर एक्सपीरियंस्ड हो, मतलब ऐसी बातें कर रहे हो। सरिया, बार, टीएमटी, रॉड। क्योंकि दिखते हैं ना, बुक्स में नाम दिखता रहता है किससे किससे डीलिंग हुई है, तो वो ऐसे चेन रिएक्शन टाइप का फैलता रहता है। और जिन लोग जो जो इलीगल बिजनेस में जुड़े हुए रहते हैं उन लोग तक तार पहुंच जाती है चीज, है ना? तो इसीलिए ये जो हस्र है वो बुरा होता है, जो मैं बोल रहा हूँ वो यही सब चीजों को देख के तो बोल रहा हूँ। तो इसीलिए आप लोग एक अच्छे अच्छे सोशल नेचर के एक अच्छे पर्सन बनना चाहते हो ना, तो अपने इथिकल वैल्यूज को हमेशा अपने साथ रखो। कभी भी ग्रीड पे कोई भी दूसरा आपको धोखा ना दे सके, और आपके कारण किसी को धोखा ना हो सके, इसलिए ग्रीड को अपने कंट्रोल रखो, ताकि लोगों का भी भला कर सको, अपना खुद का भी भला हो जाए। क्लियर है ये बात सबको? मतलब नहीं समझा। वो रेयरली ऐसा होता है पॉसिबल, मतलब हो सकता है कि गलत उसने ही किया होगा, कुछ ना कुछ तो वो होगा ना, क्लू होगा, कोई ऐसा होगा, हो सकता है आके उन्हें अपने पावर का मिसयूज किया होगा, है ना कुछ हुआ होगा। ऐसा भी हो सकता है, फंसा दिए उसको लेकर के, ये भी होता है। देखो, अल्टीमेटली जो है वो मैंने अभी क्या बताया, कि किसी से भी बेटिंग अपन यदि कर रहे हैं तो उसके इसमें वो बेटिंग जो है वो लीगल है, वॉइड है, नथिंग कैन बी रिकवर्ड बाय विनिंग,
पार्टी अंडर द एग्रीमेंट एंड इट इज अ वेजर। ये भी समझ में आ गया। एक और एग्जांपल जो था मेरे माइंड में देने का वो दे रहा हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अभी आगे आप इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये कोई मतलब नहीं है कि आप पैसे कहाँ से ला रहे हो। क्रिटिसाइज कर रहा हूँ लिटरली, डायरेक्टली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आप किस सोर्स से पैसे जनरेट कर रहे हो। वो क्यों बताने लगी यार कि आप ये करो, ये काम करो, ये नहीं करो, जैसे मैं बता रहा हूँ। वो क्यों बताएगी? उसको तो एक ही प्रीएम्बल है ना डिपार्टमेंट का, टू गेट मनी एज अ टैक्स फ्रॉम द इनकम ऑफ द पर्सन। इनकम टैक्स का डेफिनेशन समझ में आया जो बोला मैंने? टैक्स लेवी करना उनका मेन प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल का मतलब ऑब्जेक्ट। किसमें टैक्स कलेक्ट करना? इनकम पे। अब आपकी इनकम लीगल वे में आए चाहे इलीगल वे में आए, इथिकल आए, अनइथिकल आए, वो तो डिपार्टमेंट दूसरा है ना जो इस सब चीज का टेक केयर करेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो लॉ बना हुआ है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो लॉ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या बना हुआ है मालूम है आपको? हाँ, आपकी इनकम जनरेट हुई है ना, हम ये नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ से पैसे लाए हो, आप बस टैक्स पे कर दो। और हाँ, यदि इनकम आप नॉर्मली बहुत बिजनेस करके बहुत ही मुश्किल से कमाते हो ना, बहुत ही स्ट्रगल करके कमाते हो ना, हम आपके पूरे साथ में हैं और हम आपको स्लैब रेट से धीरे धीरे टैक्स लेंगे। कभी 5, कभी 10, ऐसा स्लैब रहता है। ज़्यादा इनकम कराओगे तो 15, 20, ऐसा हम पूरे सिंपैथी के साथ टैक्स लेते हैं। ज़्यादा इनकम जनरेट करने वाले से 30% भी लेते हैं। ठीक है। और यदि आप किसी ऐसे वे से कमा रहे हो जो रातों रात मनी बनाने का काम करता है, 30% से कम नहीं लेते अपन। फ्लैट, वो भी फ्लैट, और वो भी विदाउट एनी डिडक्शन। एग्जाम्पल, कौन बनेगा करोड़पति में गया, यहाँ से जाने और आने का खर्चा हुआ 1 लाख रुपए का। ठीक है। और वहां पे जीत लिए 1 करोड़ रुपए अपन। क्लियर है? डन एवरीवन? ठीक है। वो 1 लाख रुपए का डिडक्शन किए बिना, क्योंकि ये स्पेकुलेशन और जो विनिंग ये सब जो चीजें होती है ना, वो अनरीजनेबल अमाउंट देती है। तो 1 करोड़ रुपए आपको मिला है ना, उस 1 करोड़ रुपए में हम पूरा पूरा 30% फ्लैट रेट से टैक्स पहले लेंगे, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में आएगा। जो बड़ा बड़ा अमिताभ बच्चन चेक दिखाता है ना, ये 1 करोड़ रुपए का चेक, वो मिलता नहीं है अकाउंट में, आता है सिर्फ 70 लाख रुपए। 70 भी नहीं है, 35 तक पहुंच जाता है वो, सरचार्ज और सेस वस मिला के। तो ये मान के चलो कि 65 लाख आता है आपके यहाँ। और वो 35 लाख जाता कहाँ है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले। आप चीख चिल्ला के भले बोलो 1 लाख रुपए मेरा जाने आने का खर्च लगा था, वो तो माइनस करने दे दो, नहीं देगा डिडक्शन कुछ। विदाउट एनी डिडक्शन फ्लैट रेट से टैक्स लगता है। ये तो हुआ एक एग्जाम्पल विनिंग का, है ना? और भी जितने भी अनइथिकल टाइप के एग्जाम्पल्स मतलब होते हैं, आपके काम जो होते हैं, स्पेकुलेशन होता है, जो भी काम करना है आप करो, हम हाई रेट से टैक्स लेंगे, बस दैट्स इट। और उसके बाद हम भले बता देंगे उस डिपार्टमेंट को, जो डिपार्टमेंट ये सब काम को रोकता है, उसको बाद में बताएंगे, पहले टैक्स आपसे हम लेंगे। क्योंकि हमारा प्रीएम्बल क्या है? टैक्स लेना है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मेन नेचर होता है। और ठीक भी है, सही भी है, उनकी तरफ से क्या है, जब आप इतना रातों रात इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो हम उन लोगों से बेचारे जो बड़ी मुश्किल से पैसे जनरेट करते हैं, उनसे टैक्स क्यों लें? आपने आपसे नहीं लेंगे। कौन कौन? बोट राइडर? कहाँ पर? अच्छा। हाँ, तो मैंने अभी बताया ना, एक स्लैब है। यदि आप अभी 12 लाख रुपए तक कमाते हो, नो टैक्स। और उससे ऊपर कमाते हो तो हम 3 लाख रुपए से टैक्स लेना चालू कर देंगे आपसे। तो अब आप मान लो 1 करोड़ रुपए कमा लिए, भले ही अच्छे इनकम से कमाए, तो हम आपको स्लैब वाइज टैक्स लेंगे ना, हम पूरे 1 करोड़ रुपए नहीं लेंगे टैक्स। पूरे 1 करोड़ पे 30% नहीं लेंगे, हम स्लैब वाइज लेंगे। पहले 3 लाख पे 0, फिर उसके बाद वाले पे 5%, ऐसा करके पूरी सिंपैथी दिखाएंगे। और जो बिजनेस ज्यादा अच्छे से कर रहा है, प्रॉफिट, इनकम टैक्स का मैटर है हालांकि, आएगा बाद में आप लोग के। बट जो पर्सन जो बिजनेस कर रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स लेते हैं। जिसकी इनकम ज्यादा है उससे ज्यादा टैक्स, सीधी सी बात। बिजनेस बहुत अच्छा कमाया, अच्छी बात है, शाबाशी देंगे आकर के, अच्छा बिजनेस किया, आगे अगले साल और करना और टैक्स ले लेंगे। ठीक है? क्लियर है सबको ये चीज? तो बेसिकली ये फेयर है। हाँ, आर्मी वाले से नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। आप लोग देखना, जो गाड़ियां भी रहती है ना, यदि कोई आर्मी वाला ले रहा है, सोल्जर है, और उसको बीएच नंबर मिल रहा है अलग से, इंडियन इंडियन लेवल का अलग से नंबर मिलता है, उस पर जीएसटी भी माफ है। पूरा 28% जीएसटी बच जाता है। जिन लोग आर्मी वाले यदि गाड़ी लेते हैं, परचेज करते हैं, तो टैक्स भी माफ है पूरा पूरा। और इनकम टैक्स में उनकी जो सैलरी होती है, सैलरी में जनरली एमएलए और उन सब जो होते हैं, जो जो गवर्नमेंट पोजीशन में होते हैं, उन लोग का पूरा पूरा टैक्स की छूट है, उनको टैक्स नहीं लिया जाता। मैं 2-4 लोग का रिटर्न भी डालता हूँ जिन लोग एमएलए वगैरह हैं। हाँ।
सैलरी इनकम बोल रहे हो, सैलरी पे टैक्स लगेगा। क्यों लगता है? मतलब अब देखो, सैलरी की इनकम है, उनको और बहुत सारी चीजों में बेनिफिट है, बट इनकम टैक्स में ये है कि सैलरी इनकम जो मिल रही है उनको, भले ही और बाकी चीजें इतनी सारी मिल रही है, उस सब में टैक्स नहीं लगेगा, बट यदि बेसिक का जो अमाउंट है ना, बेसिक और डीए का, उस पर उन लोग को लगेगा टैक्स। इनकम ज्यादा मिल रही है तो टैक्स लगेगा, इनकम है वो भी, क्योंकि वो इनकम टैक्स एक्ट में उनके लिए अलग से रिलैक्सेशन नहीं है। बट बाकी सब चीजों में है, जैसे उनको फैसिलिटी मिल रही है, फूड मिल रहा है, कंसेशनल रेट में मिल रहा है, जीएसटी वगैरह सब छूट है उनको, बट इनकम पे इनकम टैक्स है, सैलरी, क्योंकि बेसिक और जो डियरनेस अलाउंस उनको मिलता है उस पर लगेगा। बाकी जो चीजें अलग से और मिलती है एम्प्लॉयर के द्वारा, वो सब छूट। ठीक है, चलिए और क्या, और कोई डाउट तो नहीं किसी का? चलो आगे बढ़ते हैं। ये इलस्ट्रेशन आप लोग पढ़िएगा। एक्सेप्शन देखो इसमें क्या है, हॉर्स रेस। द सेक्शन मेक्स एन एक्सेप्शन इन फेवर ऑफ सर्टेन प्राइजेस फॉर हॉर्स रेसिंग। मतलब मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि इंडिया में ये वैलिड है, बताया था एक बार कि हॉर्स रेसिंग के लिए है, इसलिए हॉर्स रेस का एग्जांपल भी है। हॉर्स रेस के लिए बेटिंग लगाना इंडिया में वैलिड है, इंडिया में अलाउड है, इसको गेम माना जाता है। अ बेट ऑन द हॉर्स रेस कैरिंग अ प्राइज ऑफ ₹500 और मोर टू द विनर्स हैज बीन मेड वैलिड अंडर द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में कवर्ड है, बट with the view to protecting the poor person from gambling, a bet on the horse race carrying a prize of less than 500 remains a wager। 500 रुपीज से कम जो पुअर लोग लगाते हैं उन लोग को अपने इस इंटरेस्ट से बचाने के लिए, उनका लॉस से बचाने के लिए, इसको वेजरिंग में कवर किया गया है। 500 रुपीज से ऊपर का जो है उसको नॉर्मल रखा गया है, वैलिड रखा गया है। 500 से कम के जो वेजर हैं, ये हॉर्स रेस में भले लगा रहे हो, उसको अपन वेजरिंग में मानेंगे, वॉइड है वो। ठीक है, और उससे ऊपर का हो तो वैलिड। तो कोई सेंस नहीं है आजकल, 500 रुपीज नॉर्मल है ना। 500 रुपए से कम की बैटिंग लगाओगे ना हॉर्स रेस में, वेजर है वो, वॉइड है। पर उससे ऊपर लगा रहे हैं तो वैलिड माना गया। वेजरिंग एग्रीमेंट भी वैलिड, एक्सेप्शन में कवर किया गया है। क्लियर है? क्योंकि ये जो हॉर्स रेस है ये एक्सेप्शन में आ रहा है, वेजरिंग एग्रीमेंट के एक्सेप्शन में है। तो वेजरिंग, गैम्बलिंग, बेटिंग, बट हॉर्स रेस इज ओनली अलाउड इन इंडिया। जैसे बाहर मेन वो नहीं रहता क्या, रेस कोर्सेज, कार रेस वगैरह अलाउड है बाहर, फरारी वगैरह का रेस होता है, अपने इंडिया में नहीं होता। तो वो जो रेस होता है वो उस कंट्री में अलाउड है, हम हॉर्स रेस जो है वो इस कंट्री में allowed है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना इतना फास्ट ऐसा कर। क्या बोल रहे हो? क्या क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ वही बोला ना मैंने अभी, उतना नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, ये तो डिसअपॉइंटिंग मैसेज है। अपने इतने स्ट्रांग हैं, इतने इनफ माइंड रखते हैं कि अपनी बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में, ये भी बता दूं। इंडियंस लोग अपने जॉब जो है ना, वो बाहर की कंट्रीज खोजते रहते हैं कि हम इंडियंस को हायर कर लें। इंडियंस के पास इतनी ज्यादा दिमाग होती है, मतलब खुरापाती बोलते हैं ना कि क्या, अपन अपन एक तरीके से कैसे भी कैसा इन्वेंशन हो, किसी भी फील्ड में जाए तो अपना जो रीजनिंग पावर है बहुत स्ट्रांग है। कॉमन पीपल के लिए बोल रहा हूँ, हाँ। यस, आउटसोर्सिंग के लिए बेस्ट प्लेस, और बाहर अपनी कंपनीज में वो करने के लिए बहुत सी बड़ी बड़ी कैंपस में आती है। मैं खुद सीएमए क्वालिफाइड होकर कैंपस में गया था, मुझे मतलब जॉब नहीं करनी थी, बट फिर भी मैं अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करने तो गया कि मैं कितना वर्थ रखता हूँ करके, मैं शौक से गया था। एसेंचर कंपनी आई थी बाहर की और हायर कर ली थी एक बार में। मतलब अल्टीमेटली मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो सीएमए के उसमें आती है। मेरा बताने का ऑब्जेक्ट अपनी तारीफ करना नहीं है। बताने का ऑब्जेक्ट कि सीएमए के प्लेसमेंट में इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आती है, ये बताने का। और वो भी उस समय मेरे जमाने में, आज तो 15 साल बाद, अभी आप लोग के में तो और क्या ना क्या होता होगा। तो कैंपस प्लेसमेंट, हाँ, उस समय का ऑफर था, स्टार्टिंग पैकेज करीब करीब 6.5 से 7 लाख रुपए का, सेंचर सेंचर कंपनी। उस समय का 6.5 से 7 लाख, अभी आज का 12-15 लाख रुपए के बराबर, है ना। वो स्टार्टिंग था, वो भी पर एनम, यस, है ना। तो वो पैकेज, और उसके बाद जो अमेनिटीज मिलती है वो अलग, वो रहने की फैसिलिटी, गाड़ी और सब वो फैसिलिटी वो अलग थी। ये जो था वो कैश पेमेंट था इतना। ठीक है, उतने में स्टार्टिंग पैकेज भी मिल जाना उतना मतलब बहुत है उस समय के लिए। पर अल्टीमेटली जॉब तो करना नहीं था, इसलिए उसको हम छोड़ करके आए, बट अपना वैल्यूएशन तो हुआ कम से कम कि हम कहाँ तक हैं। और सीएमए के बेसिस पे था वो, इसलिए सीएमए के जो अपना कैंपस होता है उस पे ये सब कंपनीज जो है वो आती हैं, इन सब का न्यूज़ आप लोग देखा करो, आप में आता है सब। नाउ स्पेशल केसेस में देखो, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन एंड स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन, ये वर्ड मैं बार बार यूज किया हुआ हूँ, स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव देखो लिखा हुआ है, agreement for sale and purchase of any commodity or share market transaction in which there is a genuine intention to do
legitimate business, that is to give and take delivery of goods and shares, are not wagering agreement. शेयर और कमोडिटी को डिलीवरी के अगेंस्ट में लेना और बेचना वैलिड ट्रांजैक्शन है, वेजरिंग नहीं है। और विदाउट डिलीवरी अपन सिर्फ रेट के मूवमेंट में दाव लगाना, ये वेजरिंग होता है। बात समझना, शेयर मार्केट में भी दो टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, मैंने अभी बताया ना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। आप यदि अगेंस्ट डिलीवरी पैसा दे रहे हो तो आप शेयर परचेज कर रहे हो, यू आर परचेजिंग द शेयर अगेंस्ट मनी। तो आप पैसे दे करके शेयर परचेज कर लो, वो शेयर की डिलीवरी अपने डीमेट अकाउंट में रख लो, ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है, वैलिड है, परफेक्टली वैलिड है। तभी तो शेयर मार्केट में इतने पैसे मनी बनाते हैं लोग, कंपनी वाले। ठीक है, जिनकी कंपनी के गुडविल अच्छे हैं उनके बहुत हाई रेट में शेयर बिकते हैं कि नहीं बिकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये शेयर को परचेज करने के ट्रांजेक्शन अगेंस्ट डिलीवरी वाला जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है, वैलिड है। बात समझ में आ गई यहां तक सबको? सेकंड, यदि आप शॉर्ट टर्म में मनी बनाने के लिए विदाउट डिलीवरी यदि ये सब कर रहे हो काम, तो उस केस में वो क्या है, वो गैम्बलिंग है, वो वॉइड है। देखो सेकंड, नो सच जेन्युइन इंटेंशन एंड द पार्टीज ओनली वांट टू गैम्बल, ओनली वांट टू गैम्बल मतलब सिर्फ वो रेट मूवमेंट का बेनिफिट लेना चाहती है ऑन द राइज एंड फॉल ऑफ द मार्केट, राइज एंड फॉल ऑफ द मार्केट। हाँ, निकाल लेते हैं। मतलब जब ऊंचे में पहुंचते हैं तो क्या शेयर बेच दो, नहीं, नीचे मिले हो, ऊपर जब गया तो क्या करो, बेच दो शेयर्स। यस। और जब डाउन हुआ तो मार्केट अपने को बुलिश लग रहा है, देखो दो लैंग्वेज बता रहा हूँ, बुलिश और बियरिश। लैंग्वेज बहुत क्लियर रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। बुलिश मार्केट का मतलब हमेशा अपने को ऐसा लग रहा है कि मार्केट चढ़ने वाला है, तो बुलिश मार्केट में बाय करते हैं। ठीक है, आप भी बोलोगे सर क्या क्या सिखाने लग गए। हाँ। और बियरिश का मतलब क्या होता है, जब नीचे, और उसका भी रीजन है, ये दोनों मार्केट कोई बताएगा कि ऐसा नाम क्यों दिखा, ये बुल और बियर कहाँ से आ गए सर शेयर मार्केट में? हाँ, बोलो। बुल का मतलब, रेड बुल। हाँ, बोलो। बुल हमेशा जो होता है ना, उसका फोटो आप देखना, वो ऐसे ऊपर की ओर रहता है, उसका फेस और उसका गेस्चर पोस्चर ऊपर जाने की ओर, तो इसलिए उसका नाम दे दिया गया बुलिश। और बियरिश का देखना, आप बियरिश की जब भी फोटो देखोगे वो नीचे फेस करके ऐसे रखता है। तो जब मार्केट गिरने वाला रहता है तो उसको बियरिश मार्केट बोलते हैं। मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है तो हम बियरिश मार्केट बोलेंगे। और हम क्या करेंगे हमेशा, बोलो, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट का मतलब सेल, सेल ज्यादा होगा, उसको शॉर्ट बोलते हैं। और जब बेरिश मार्केट में नीचे रेट गिर जाएगा तो परचेस कर लेंगे, मतलब अपनी पोजीशन को नलीफाई करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो कमोडिटी होती है, तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि आप राइज और फॉल जो मार्केट में हो रहा है उसी का एडवांटेज लेने चाह रहे हो, आप इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो, तो ये वॉइड है। ये ट्रांजेक्शन क्या है, गैम्बलिंग है। इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, neither party should intend to perform the contract itself but only to pay the differences। दोनों ही पार्टी परफॉर्मेंस नहीं करती, सिर्फ डिफरेंस का अमाउंट पे करती है। मतलब आपने आज के डेट में कितने रुपए का अप एंड डाउन किया, मार्जिन मनी जिसको बोलते हैं, वो क्या है, अब जितना भी डिफरेंस का प्लस और माइनस हुआ उतना आपको लेना और देना पड़ता है। ठीक है, ये हुआ इलस्ट्रेशंस जिसको आपको पढ़ना है, एग्जाम्पल है ये। लॉटरीज सुने हो क्या होता है? हाँ, यहाँ पे भी हुआ था। अच्छा, क्या क्या? जुनून में हुआ था लॉटरी? वो लॉटरी नहीं है, कूपन है, लक्की कूपन, यार बदनाम नहीं करो। बोलो। पैसे लेकर के नंबर्स दे देना और अचानक से रैंडमली कोई भी एक नंबर निकाल करके उसको पैसे देना, लॉटरी होती है। ठीक है, जो अलाउड नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम ऑफ चांस है, तो इसलिए ये अलाउड नहीं है। और ये भी क्या होती है, गैम्बलिंग में आती है, तो इसलिए ये क्या है, वेजरिंग है। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, वो नहीं चलता है हाँ इंडिया में, जनरली कई जगह लीगली चलता है, मतलब इंडिया में बेसिकली लॉ जो है अपने को सपोर्ट नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सपोर्ट नहीं करता, ये वेजरिंग है। क्योंकि इससे बहुत लोग क्या होते हैं, लॉस होता है बहुत लोगों का, है ना। और जो जहाँ पे चलता है ना वहाँ पे वो लोग उसको सोफिस्टिकेटेड रूल रेगुलेशन बना करके अलाउ करवा लिए हैं। जैसे मतलब क्या है, 10-15 लोगों से बीसी बोलते हैं ना, जिसको बीसी, ये भी तो एक तरीके से लॉटरी जैसा हुआ यार, है ना। वैसे ही हुआ, एक्चुअल में होता क्या है, देखो लॉटरी में क्या होता है, मान लो अपने क्लास में इतने लोग हैं, मैं लॉटरी बेच दिया, आप लोग से सबसे पैसे ले लिया 100-100 रुपए, और एक नंबर निकाल कर एक को दे दिया, आखिर बीसी भी तो सेंस में है,
वही तो सेंस है। यस, जो भी करें। अरे देखो वो अलग अलग टाइप का होता है, सुनो। नॉर्मल लोगों में क्या होता है, बीसी में क्या करते हैं लोग, बोली लगाते हैं कि कौन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देगा उसको दे देते हैं। ये भी एक एक वे है बस, पर देना तो किसी एक पर्सन को बेनिफिट है ना। ऑब्जेक्ट तो दोनों में वही है, पर वो क्या है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है बस बीसी जो है। और ये जो है क्या है, लॉटरी, ये अनसोफिस्टिकेटेड है। इसमें लॉस होना तय है लोगों का, और वहां पे क्या है, लोग चाहते हैं कि अभी एक का निकला है तो दूसरे का दूसरे बार निकलेगा। वहां लॉस नहीं होता, यहाँ लॉस होता है। इसलिए दोनों में डिफरेंस है। यस। बिजनेस ऑफ कैश, ये होगा, लोग अपने मन से बना रखे हैं, ये नॉर्मल है, बीसी खेलते हैं लोग। और जरूरी नहीं कि हाउस वाइफ ही खोलने खेलें, हस्बैंड भी खेलते हैं, हाउस हस्बैंड भी। ठीक है, छोड़ो इस पे अपन अपना ओपिनियन क्यों दें, हटाओ। ओ मैडम, इनको मत सिखाओ ना, आप खेलती हो तो अच्छी बात है। हाँ तो ठीक से ऐसे अलर्ट ऐसे बैठो ना, क्लास चल रही है अपनी अभी, और बीच में बैग वैग रख दो यदि नहीं हो पा रहा है तो ठीक से। अच्छा, नॉर्मल लोग, आस पड़ोस के लोग आपस में, लोग किटी पार्टी वगैरह नहीं होती क्या, हाँ वो भी करते हैं। ठीक है। और बीसी का मतलब ये होता है कि हर महीने अमाउंट कलेक्ट करते हैं और किसी एक पर्सन को दे दिया जाता है ताकि उसको यूज हो जाए, और फिर नेक्स्ट टाइम उसको नहीं मिलेगा, वो जरूर करेगा, दूसरों को देंगे, ऐसा होता है बीसी। हर महीने एक बार किटी पार्टी करते हैं नॉर्मली लोग, उसको बोलते हैं। और कई जगह बिजनेस भी बना रखे हैं कि मान लो मेरे को बिजनेस में जरूरत है पैसों की, तो मैं क्या करूंगा, हाई इंटरेस्ट में उठा लूंगा। ये होता है, तो इस तरीके से लोग जो है वो नॉर्मली चलता है, ये वैलिड है। बट ये लॉटरी वैलिड नहीं है। यस, ज्यादा ही आ जाता है, यदि इंटरेस्ट वाला पार्ट जो बोल रहे हैं ना कि हाई रेट में उठाते हैं, तो ज्यादा ही पैसा आ जाएगा। चलिए। हाँ, हो सकता है अलग अलग वे हो सकता है, लोकल एरिया में सब चल रहा हो तो उसमें वो चल सकता है, तो अल्टीमेटली ये सब चीजें तो अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कई कॉन्ट्रैक्ट्स होते रहते हैं। ठीक है। चलिए, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कॉम्पिटिशंस, ये एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था, कौन बनेगा करोड़पति, कंपटीशन ही तो है एक तरीके से, है ना। क्रॉसवर्ड पजल्स जो पेपर में आता है कि आप ये भरो, पहेलियां, वर्ग पहेली, बहुत सारी चीजें, तो उस पे भी प्राइजेस मिलती हैं। ये सारी चीजें जो है वो क्या है, इन विच प्राइस डिपेंड्स अपॉन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द कंपटीटर्स सॉल्यूशन with previously prepared solution kept with the editor of the newspaper in the lottery is a lottery. It is what, lottery, and therefore the wagering transaction. क्लियर है। मतलब अल्टीमेटली क्या है, ये लीगली वैलिड नहीं है, बट यदि कोई कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, वो अपने रिस्क पे कर रहा है, कोर्ट ऑफ लॉ उसको सपोर्ट नहीं करेगी। इसमें केस स्टडीज एक आप लोग पढ़िएगा, इसको समझाना, फिर बता करके इंडीड प्रॉब्लम होगी कुछ तो बताना। चिट फंड कंपनी भी ऐसी ही होती है, बहुत ज्यादा ये लीगल एक्टिविटी होती है। चिट फंड का मतलब सब लोगों से पैसे लेकर के किसी शेयर मार्केट में डाल देते हैं, वहां से पैसे जब निकलते हैं तो उस केस में क्या होगा, सब लोगों को बांटते हैं। बट ये शेयर मार्केट डूबा तो खुद भी आउट हो जाते हैं। ये चिट फंड होती है, इलीगल है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। बहुत ध्यान से समझना, मैं बहुत शॉर्ट में बहुत बड़ी चीज समझा रहा हूँ। जो लोग चिट फंड ऑपरेट करते हैं ना, वो लोग लोगों से पैसे लेकर के अपने खुद के रिस्क पे शेयर मार्केट में लगा देते हैं पैसे। अब इन केस पॉजिटिव हुआ तो अच्छी बात है कि चलो सबको बांट देंगे, बट इन केस निगेटिव हुआ तो भाग जाते हैं खुद। तो इसका मतलब क्या हुआ, चिट फंड हुआ। ये चिट फंड वैलिड नहीं हुआ, लोगों का पैसा लेकर के भाग जाना हुआ। नहीं नहीं, अरे वो वाला चीटिंग नहीं है इसमें। वो चिट फंड चीटिंग वाला चीटिंग नहीं है। चिट चिट फंड मतलब ये ऐसा कि वो उसका एक इलीगल बिहेवियर ही है। लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं, मैंने बताया ना अभी कुछ देर पहले, ग्रीड। ग्रीड रहता है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। हाँ बस वही सोचते हैं, रातों रात पैसे वाले बनने हैं अपने को। ठीक है?